हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। हाजिर हुए हैं हम अपनी नई लेक्चर सीरीज़ के अगले लेक्चर पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग सेट थ्योरी कर रहे हैं और सेट थ्योरी के ऑलरेडी 3 पार्ट्स हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें उसका इंट्रोडक्शन और सेट ऑपरेशंस तक हम कर चुके हैं और अब 4th पार्ट हम आपके लिए लेके आए हैं। 4th पार्ट के जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं वो है डी मॉर्गन्स लॉ, ऑर्डर्ड पेयर्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट, 2 सेट्स के बीच में। ठीक है, तो ये 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, और हमारी नेक्स्ट लेक्चर वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो हमारा फर्स्ट जो यहाँ पे है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ 2 लॉज हमें दिए हुए हैं, एक ए यूनियन बी, अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। दूसरा लॉ हमें बोलता है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब हमें ये चेक करने हैं लॉज थ्रू वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के थ्रू हम ये चेक करते हैं। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो देखो ए यूनियन बी क्या है, टोटल एरिया ए और बी जो आ रहा होगा दोनों में। ठीक है, तो वो हमारा ए यूनियन बी है, यानी यहाँ हमारा ये जो ऑरेंज मस्टर्ड या आप येलो कह सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है हमारा ए यूनियन बी, और जो ब्लू पार्ट है वो क्या है हमारा ए यूनियन बी का ये कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ब्लू पार्ट जो है वो बेसिकली हमारा क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसके अलावा जो बच गया यूनिवर्सल सेट में वो हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। अब हम इसका RHS जो है राइट हैंड साइड जो है एक बार उसे चेक करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जब इंटरसेक्शन होता है तो सबसे बेस्ट हमारे पास होता है कि एक को ऐसे डिनोट कर लो, दूसरे को ऐसे, तो आपको इंटरसेक्शन इजीली मिल जाएगा। तो जब हम ए कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं और बी कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के बाकी जितना एरिया है ना, ए को छोड़ के बाकी जितना एरिया है वो, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़ के जितना एरिया है, बी को छोड़ के इस तरीके से हमने बी को छोड़ के बाकी सब वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला है ना। तो ये वाला एरिया हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे जो हमारे दोनों गोले हैं, इन दोनों गोलों के छोड़ के जो एरिया बच गया वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए, एक सेकेंड, तो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी हमारा आ रहा था ए इंटरसेक्शन और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकाल के। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट से हम किसी भी चीज़ को माइनस करते हैं तो वो क्या होता है, उस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो फर्स्ट लॉ हमारा ऐसे प्रूफ हो जाता है। इसके बाद हम सेकंड लॉ पे आते हैं। तो सेकंड लॉ में देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी ये होता है दोनों का कॉमन पार्ट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में बच गया यानी कि ब्लू वाला पार्ट। ठीक है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम जरा RHS चेक करते हैं इसकी, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो यूनियन में, इंटरसेक्शन में हमारे पास रूल होता है कि एक को ऐसे डिनोट करो, एक को ऐसे करो, और जहां पे हमें ये मिलेगा वो हमारा इंटरसेक्शन होता है। पर यूनियन में क्या है, चाहे आप दोनों को एक ही तरीके से शेड कर सकते हैं क्योंकि टोटल शेडेड एरिया हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। तो यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के, ठीक है, हम बाकी सब शेड कर देंगे, ए को छोड़ के
जितना एरिया बच गया उसे हम शेड कर देंगे। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब आते हैं बी कॉम्प्लीमेंट पे, यानी बी को छोड़ के जितना एरिया है उसे हम शेड कर देंगे। ठीक है, बी को छोड़ के सब हमने शेड कर दिया, तो टोटल शेडेड एरिया ये रिजल्ट हो गया। तो टोटल शेडेड एरिया हमारे पास क्या आया, ये पूरा ब्लू पोर्शन, जो कि हमारा क्या है कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसको छोड़ के सब क्या है हमारा ब्लू है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा सेकंड लॉ भी वेरीफाई इससे हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑर्डर्ड पेयर। दोनों लॉज इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से डी मॉर्गन्स लॉ हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को हम x, y इस फॉर्म में लिखते हैं। x हमारे पास एब्सिसा होता है, जो होता है डिस्टेंस मेजर ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से कोई पॉइंट कितनी दूरी पे है वो उसका एब्सिसा होता है, और y एक्सिस से कोई पॉइंट कितनी दूरी पे है वो उसका y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो हम x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं एंड y कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। तो एक ग्राफ पे जब हम एक पॉइंट प्लॉट करते हैं तो जो उसका x कोऑर्डिनेट होता है वो हमें बताता है कि कितने स्टेप्स, कितने डिस्टेंस पे x एक्सिस से वो पॉइंट है, और y कोऑर्डिनेट हमें बताता है कि वो y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, और वही उनके एब्सिसा और ऑर्डिनेट कहलाते हैं। तो एक एग्जांपल हम ऑर्डर्ड पेयर का ले लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का एक एग्जांपल हमारे पास है 2,5। यहाँ पे दो इंटीजर्स हैं जो स्ट्रिक्टली ऑर्डर में है। सबसे पहले 2 है, तो 2 हमारा फर्स्ट प्लेस है जिसे हम एब्सिसा कहते हैं, और 5 हमारा सेकंड प्लेस है जिसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो जो ऑर्डर्ड पेयर है वो 2,5 है। ठीक है, 2 पहले 5 बाद में। x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा यहाँ 2 है और y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट यहाँ 5 है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये इक्वल है 5,2 के। अगर यहाँ सेट होते दो, एक सेट होता 2,5 और एक सेट होता 5,2, तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं। क्यों? क्योंकि एलिमेंट सेम है और ऑर्डर वहाँ पे मैटर नहीं करता है। पर जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं यहाँ ऑर्डर स्ट्रिक्टली मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इज इम्पॉर्टेंट। 2,5 है तो इक्विवेलेंट सेट भी, इक्विवेलेंट ऑर्डर्ड पेयर भी 2,5 ही होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम होने चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट्स भी सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो वो इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है एक ये कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखिए, द पेयर ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर इन पर्टिकुलर ऑर्डर, एक ब्रैकेट में, उनको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। यहाँ पे अगेन हमें ऑर्डर्ड पेयर को ही एक्सप्लेन कर रहा है। तो ए और बी अगर दो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी हो सकता है या बी ए हो सकता है, पर इनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ए पहले है तो ए को फर्स्ट एलिमेंट और बी को सेकेंड एलिमेंट कहेंगे। अगर बी पहले है तो बी को फर्स्ट एलिमेंट और ए को सेकेंड एलिमेंट कहेंगे। और इनके इक्वल होने के लिए फर्स्ट एलिमेंट सेम होने चाहिए और सेकेंड एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, और उनसे हम एलिमेंट्स ऑफ ए, सेट के एलिमेंट्स को हम ए से डिनोट कर रहे हैं वेरिएबल, और बी के एलिमेंट्स को हम स्मॉल बी से डिनोट कर रहे हैं, तो हमारे इससे बनने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी होंगे, जहां पे ए क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, जो कि हमेशा सेट ए से ही होंगे, और बी क्या है, सेकेंड एलिमेंट, जो सेट बी से ही होंगे। ठीक है, ये अपनी पोजीशंस चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, तो यहाँ पे ना तो फर्स्ट एलिमेंट सेम है ना ही सेकेंड एलिमेंट सेम है, तो ये हमारे इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इसी से हमें पता लगती है। एक क्वेश्चन इस पे हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई अगर ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं। तो जैसा हमें पता है ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल होने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों बराबर होने चाहिए। तो 2x माइनस 3 हमारा इक्वल होगा x प्लस 5 के। तो 2x माइनस x कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3, तो x कितना हो गया, 8। तो x की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट्स भी बराबर होने चाहिए। y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7, तो y कितना हो गया, 7 माइनस 1,
तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 6। तो हमारा x कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू कितनी आई 8 और y की वैल्यू कितनी आई 6। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस तरीके से निकालते हैं, a क्रॉस b हमारे पास इस फॉर्म में आता है a कॉमा b, और यहाँ a कॉमा b में क्या है, a जो है वो एलिमेंट्स हैं a के और b जो है वो एलिमेंट्स हैं b के। ठीक है, a सिर्फ a से ही हो सकता है, b का कोई एलिमेंट यहाँ नहीं आ सकता, ऑर्डर का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो नॉन एम्प्टी सेट्स का निकाला जाता है, जहाँ पे ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स हम डालते हैं जो एक सेट और दूसरे सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके आ सकते हैं। पर स्ट्रिक्टली हम ध्यान रखते हैं कि अगर a क्रॉस b है तो पहले a आएगा, अगर b क्रॉस a होता तो वहाँ पे b क्रॉस a आता। ठीक है, वेयर B belongs to B and A belongs to set A। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल में हमें एक सेट दिया हुआ है a कॉमा b 2 और एक सेट b दिया हुआ है 4 कॉमा 5 कॉमा 6। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम पहले जैसे देखो नॉर्मल पॉलिनोमियल को भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, x प्लस 2 और अगर x प्लस 3 दिया हुआ है या y प्लस 3 दिया हुआ है, हम कैसे करते हैं, पहले x से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर प्लस, फिर इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं। तो सेम चीज़ हम यहाँ भी करते हैं, पहले एक एलिमेंट उठा लिया 1, उसको इस पूरे से मल्टीप्लाई किया 1 कॉमा 4 1 कॉमा 5 1 कॉमा 6, अब 1 हो गया, 2 पे आते हैं 2 कॉमा 4 2 कॉमा 5 2 कॉमा 6। तो a क्रॉस b इस तरीके से निकल जाएगा। अगर इसकी जगह b क्रॉस a निकालना होता तो हम क्या करते, पहले b के एलिमेंट लेते 4, तो 4 कॉमा 1 4 कॉमा 2, ऐसे ही 5 5 कॉमा 1 5 कॉमा 2, ऐसे ही 6 6 कॉमा 1 6 कॉमा 2। समझ गए, तो b क्रॉस a में ये होता है। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 ही है, यहाँ पे भी 6 हैं, यहाँ पे भी 6 हैं, पर ऑर्डर्ड, और अगर हम इनको भी देखें ये भी सेम लगेंगे आपको, बट ये सेम नहीं है, ऑर्डर चेंज होने की वजह से ये ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट हो गए। तो यहाँ पे a क्रॉस b और b क्रॉस a सेम नहीं आया क्योंकि ये डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आती है, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, अगर और अगर सिर्फ करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होगा और सेकेंड एलिमेंट्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे। जैसे दो अगर आपको दिए हैं 1 कॉमा 2 और इसकी इक्वालिटी चेक करनी है 2 कॉमा 1 के साथ 1 कॉमा 2 के साथ 3 कॉमा 2 के साथ और 1 कॉमा 2 के साथ। तो यहाँ पे देखो क्या है, एलिमेंट सेम है, ऑर्डर चेंज हो गया, इक्वल है नहीं। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट सेम है, सेकेंड एलिमेंट सेम है, तो ये इक्वल है, हाँ। फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, सेकेंड एलिमेंट सेम है नहीं, दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ फर्स्ट सेम है, सेकेंड सेम नहीं है, तो ये भी गलत है। सेम सिर्फ वही होगा जिनके फर्स्ट और सेकेंड दोनों एलिमेंट्स सेम हो। इसके बाद नेक्स्ट, इफ देयर आर m एलिमेंट्स इन a, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितने हैं m, एंड n एलिमेंट्स इन b, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितना है n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b होता है m मल्टीप्लाई बाय n। जैसा हमने पहले भी देखा था कि एक अगर सेट आपके पास है 1 कॉमा 2, उसका क्रॉस कर रहे हो आप दूसरे सेट 1 कॉमा 2 कॉमा 3 के साथ, तो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3। तो टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स देखो, यहाँ 2 एलिमेंट थे, यहाँ 3 एलिमेंट थे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हो गए 2 इंटू 3 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इस तरीके से निकालते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो थर्ड बोलता है इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, तो एंड आइदर ऑफ ए और बी इज इनफाइनाइट सेट, तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट होता है। तो देखो एक सेट में ए ले लेता हूँ 1 2 3 4 5
6 7 सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स या सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो अगर दूसरा सेट मैंने सिर्फ ये ले लिया 1, तो अब A क्रॉस B क्या होगा, देखो A क्रॉस B होगा 1, 1 2, 1 3, 1 ऐसे ही करते करते इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिलेंगे। तो रिजल्टेंट भी क्या आया, एक इनफाइनाइट सेट आया, ठीक है। तो अगर इन दोनों सेट में से कोई एक भी इनफाइनाइट सेट होता है तो रिजल्टेंट इनफाइनाइट सेट आता है। समझ आया। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट पार्ट बोलता है कि A क्रॉस A अगर तीनों को कर रहे हो आप, सपोज A है 1, 2 तो क्रॉस विद 1, 2 अगेन क्रॉस विद 1, 2, तो आपको देखो ऑर्डर्स पेयर किस फॉर्म में मिलेंगे, 1, 1, 1 1 1 2 1 1 2 और 2 सॉरी 1 2 1 1 2 2, पहले 1 से ले लो, यहाँ से 1 फिक्स कर लिया, इधर से भी 1 इधर से भी 1 1 1 1, फिर यहाँ से 1 रहने दो, यहाँ से 1 रहने दो, इधर 2 1 1 2, फिर यहाँ 1 रहने दो, इधर 2 कर दो, 1 2 1 1 2 2। अब ये 4 तो 1 के मिल गए, अब 4 ऐसे ही 2 के निकल आएंगे, 2 1 1 2 1 2 2 2 1 और 2 2 2। तो टोटल हमारे पास 3 3 6 और 2 8 एलिमेंट्स आ गए। तो देखो 3 एलिमेंट्स की फॉर्म में आ रहे हैं और यहाँ A B C, A जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से उठा रहे हैं हम फर्स्ट सेट से, B जो है हम सेकंड सेट से उठा रहे हैं और C हम थर्ड सेट से उठा रहे हैं, और इन्हें हम कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो कभी A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पीछे देखा था, A क्रॉस B में ये 6 एलिमेंट्स, ये 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे थे, B क्रॉस A में अलग 6 आ रहे थे, ऑर्डर सबके डिफरेंट थे और ऑर्डर डिफरेंट होने की वजह से दे आर डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स, ये सेम नहीं है, ठीक है। तो A क्रॉस B और B क्रॉस A इसमें सेम नहीं होता है, तो प्रोडक्ट के लिए हम कह सकते हैं कि दे आर नॉट कॉम्यूटेटिव, वो कॉम्यूटेटिव नहीं होते प्रोडक्ट के केस में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है A क्रॉस B इसीलिए एसोसिएटिव भी नहीं होते हैं। अगर आप करोगे तो अगेन आपका जो ऑर्डर है वो डिफरेंट हो जाएगा। पहले अगर आप B क्रॉस C कर लेते हो फिर उसे A के साथ करते हो, या पहले A क्रॉस B करके उसे C के साथ करते हो, तो दे आर नॉट एसोसिएटिव एज वेल। इसके बाद हमारे पास आता है A इज़ अ सेट, देन A अगर हम उसे फाई एक एम्प्टी सेट से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो एम्प्टी सेट ही आएगा, और एम्प्टी सेट को A से करेंगे तो भी एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। इसके बाद इफ़ A एंड B आर 2 सेट्स, और ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, आपका A क्रॉस B और B क्रॉस A, ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, ये दो ही सिचुएशंस में ये बराबर हो सकते हैं। कब, पहला तो ये जब ये दोनों बराबर ही हों, A और B बराबर हों, तो अगर ये बराबर हैं तो A क्रॉस B को मैं A क्रॉस A लिख सकता हूँ, और ऐसे ही मैं B क्रॉस A को भी A क्रॉस A लिख सकता हूँ, तो ये बराबर ही आएंगे। तो पहला से ये, दूसरा कब, जब इन दोनों में से कोई एक या ये दोनों ही एम्प्टी सेट हों। अगर B हमारा एम्प्टी सेट है मान लीजिए, तो A क्रॉस एम्प्टी सेट ही देता है, और एम्प्टी सेट क्रॉस A भी एम्प्टी सेट ही देता है, और एम्प्टी सेट क्रॉस एम्प्टी सेट भी एम्प्टी सेट ही देता है। तो ये दोनों या इन दोनों में से कोई एक भी अगर एम्प्टी सेट होता है तो रिजल्टेंट एम्प्टी सेट ही आएगा, तो वो अगेन वहाँ पे हमें ये प्रॉपर्टी दी हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, इसमें वो आती है हमारे पास यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें पॉलिनोमियल्स में भी पता होती है कि अगर x इंटू 5y प्लस z दिया है, तो हम x मल्टीप्लाई बाय 5y, फिर बीच वाला साइन, फिर x मल्टीप्लाई बाय z, ये करते हैं। तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लग रही हैं, ठीक है। हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। अब हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखेंगे कि अगर आपको A क्रॉस B इंटरसेक्शन C दिया है, तो वो क्या हो गया, A क्रॉस B, ठीक है, A को B के साथ, साइन किसका, इंटरसेक्शन, B क्रॉस C, सॉरी A क्रॉस C,
तो ये आपके पास आएगा। एक हम प्रूफ भी करके देख लेते हैं, 3 सेट हम ले लेते हैं। तो ए सेट हमने लिया 1 2 और बी सेट को भी ले लो 2 3 एंड सी सेट को ले लो 3 4। तो एक हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे क्या आया 3, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी इज दिस। तो ए का क्रॉस इसके साथ, तो एलिमेंट्स क्या आएंगे 1 3 2 3, बस यही आएंगे, है ना। अब आते हैं RHS पे, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में 1 2 1 3 2 2 एंड 2 3 का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो 1 3 1 4 2 3 2 4। तो इन दोनों में कॉमन देखो कौन कौन है, एक तो 1 3 और एक 2 3। तो इंटरसेक्शन में क्या रिजल्ट आया 1 3 2 3। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फॉलो हो रही है। सेम प्रॉपर्टी यूनियन में भी लगती है, ठीक है। यूनियन का भी देख लेते हैं। हमें थर्ड प्रॉपर्टी देखो, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी इज ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, ठीक है। तो जैसे यहाँ इंटरसेक्शन लग रहा है, बस हमारे सेट्स का ऑर्डर चेंज हो गया है, ये भी हमारा इक्वल होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इस पे, और एक और चीज़ देखो जो हम यहाँ पे देख रहे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कार्टेशियन वाले इनमें, कि यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लग रही थी, पर ये लग रही है। यहाँ इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम वो मत कर लेना कि जैसे यहाँ था ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये तो पॉसिबल नहीं होता। और एग्जाम में अगर ये दिया होगा आप कह दो कि नहीं होता, यहाँ पे क्रॉस की एक जगह, क्रॉस की जगह पे इंटरसेक्शन है, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी चेक नहीं हो रही है इस वाले में। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी है, तो ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। तो ये इसी तरीके से हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पे ये किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, उसी की तरह फोर्थ भी हो जाएगी। तो इनमें से एक भी डिस्कस कर लेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए सेट ले लेते हैं अपने ए 1 2 ही ठीक है, और बी 2 3 और सी 3 4। तो RHS पे लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, LHS पे ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ए हमारा है 1 बी और बी यूनियन सी हो गया 2 3, इधर 3 पहले से और 4 और ऐड कर दो। तो रिजल्टेंट क्या आया 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4। अब RHS पे आते हैं। तो RHS यहाँ क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी देखो पहले, तो ए क्रॉस बी ये हो गया 1 2 1 3 2 2 2 3 यूनियन ए क्रॉस सी। ए यहाँ है और सी ये है, तो 1 3 1 4 2 3 2 4, इन दोनों का यूनियन। तो 1 2 देन 1 3, मतलब ये वाले तो सारे ही आ जाएंगे, 2 2 2 3। अब इधर देखो 1 3 लिख चुके हैं पहले, 1 4 नहीं लिखा है, ऐड कर दो। 2 3 पहले लिख चुके हैं, 2 4 नहीं लिखा है, तो ऐड कर दो। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ है, 6 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ है। आप चेक कर सकते हैं 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 4 इक्वल है।
यहाँ पे अब देखो, यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा क्योंकि ये सेट्स हैं और ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये इस सेट के एलिमेंट्स हैं। तो सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, पर ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो हमने ब्रैकेट्स में बनाए जैसे 1,2 1,3 इनका ऑर्डर मैटर करता है। सेम तरीके से आप इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी को भी सॉल्व कर सकते हो, तो ये भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे इम्पॉर्टेंट, फिर उसके बाद हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आप आगे कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, किन टॉपिक्स की वीडियोस आपको प्रायोरिटी में अभी चाहिए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए और वीडियोज़ लाते रहें, और जो हमारा टारगेट है कंप्लीट सिलेबस लाने का आप लोगों के लिए, वो हम अच्छे से एकदम फुल एनकरेजमेंट के साथ पूरा कर सकें।